बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोमॉलिक्यूल्स फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के प्रोबिंग क्वेश्चन। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाइपोथेसाइज विच केम फर्स्ट, डीएनए और आरएनए। के हाइपोथेसाइज करें कि क्या चीज़ पहले आई होगी, डीएनए पहले आया होगा यानी पहले बना होगा या आरएनए पहले बना होगा। इस हाइपोथेसिस के बारे में हम बायोलॉजी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी दफ़ा पढ़ते हैं और हम ये भी हाइपोथेसाइज करते हैं कि जो पहली जो वर्ल्ड थी वो आरएनए वर्ल्ड थी और उसके बाद जो है वो डीएनए बना। बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि डीएनए जो है वो पहले बना एवोल्यूशन में और उसके बाद जो है वो प्रोटीन्स बनी। क्योंकि अगर हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ जीन एक्सप्रेशन देखें तो उसमें जो आरएनए है उससे प्रोटीन की क्रिएशन होती है और वो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है लाइफ के जो कि डीएनए परफॉर्म नहीं कर सकता। आरएनए की यही जो वर्सटाइलिटी है वो एक रीज़न है कि साइंटिस्ट सोचते हैं कि ये जो पॉलीमर है वो पहले बना और उसके बाद जो है वो डीएनए आया एज अ बेटर वे टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग हॉल, क्योंकि जो डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। इस वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि जो आरएनए था वो पहला जेनेटिक मटेरियल था, क्योंकि जो राइबोजाइम है उसकी एग्जिस्टेंस ये सजेस्ट करती है कि जितने भी अर्ली सेल्स थे उन्होंने आरएनए को ही यूज़ किया to catalyze the chemical reactions and transfer the genetic information. सेकेंड क्वेश्चन है कि जस्टिफाई करें कि जो लेबॉर्ट्री मैन्युफैक्चर्ड स्वीटनर्स होते हैं वो लेफ़्ट हैंडेड शुगर्स होते हैं और वो राइट हैंडेड इंजाइम से, यानी जो नेचुरली अकरिंग इंजाइम होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उससे मेटाबोलाइज नहीं होते। तो जितने भी जो लेबॉर्ट्री मैन्युफैक्चर्ड स्वीटनर्स होते हैं वो एल शुगर से बने होते हैं, उनमें एल ग्लूकोज होता है और ये जो एल ग्लूकोज है उसमें और जो डी ग्लूकोज है उसमें ये फ़र्क होता है। अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर को देखें अपनी वीडियो में तो हम ये कहते हैं कि जो डी ग्लूकोज होता है उसकी जो लास्ट कायरल कार्बन होती है, कायरल कार्बन वो कार्बन होती है जिसके साथ चारों साइड पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो जो लास्ट कायरल कार्बन है उसकी राइट साइड पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो डी ग्लूकोज होता है और अगर उसके लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो वो एल ग्लूकोज होता है। तो जो एल ग्लूकोज है उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते वो एंजाइम जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए या कोई भी बायोमॉलिक्यूल है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए सबसे पहले जो इंजाइम है उसको ग्रैस्प करता है। लेकिन हमारी बॉडी के जितने भी इंजाइम्स हैं वो सारे के सारे राइट हैंडेड हैं और लेफ़्ट हैंडेड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी एक्टिव साइट में फिट नहीं हो सकते। तो इसकी वजह से ये जो लेफ़्ट हैंडेड जो स्वीटनर्स होते हैं उन्हें हमारी बॉडी में फ्री राइड तो मिलता है लेकिन ये वहाँ पे यूज़ नहीं होते। ये जो एल शुगर हैं यही आइसक्रीम्स में यूज़ होते हैं, कैंडीज़ में यूज़ होते हैं और ये हमारे जो टूथ डिके है उसको उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो उन्हें मेटाबोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास भी जो है वो राइट हैंडेड इंजाइम्स ही प्रेजेंट होते हैं। अगर नेचर में देखा जाए तो नेचर ने फेवर किया है डी ग्लूकोज को और यही ग्लूकोज जो है वो वाइडली प्रेजेंट है इन डिफरेंट थिंग्स। अगर हम देखें नेचर में तो शुगर केन में है, फ्रूट में है, इसके अलावा डिफरेंट चीज़ों में है, जबकि जो एल हैंडेड शुगर्स हैं वो बहुत रेयर हैं। अगर नेचुरली अकरिंग की बात करें तो वो सी वीड या कुछ एल्गा के अंदर प्रेजेंट होते हैं और मोस्टली ये जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर ही सिंथेसाइज्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स इफ़ even one amino acid is substituted to another in a polypeptide chain। कि क्या हो सकता है अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक अमाइनो एसिड की जगह, जो नॉर्मल अमाइनो एसिड है उसकी जगह कोई दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाए।
तो सम टाइम ये होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है या कोडॉन सीक्वेंस होता है, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक साइलेंट म्यूटेशन कॉज करते हैं जिसका प्रोटीन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन कुछ चेंजेस बहुत ही ड्रास्टिक होती हैं कि अगर जो है वो कोडॉन सीक्वेंस में या जो हमारे पास कोडॉन सीक्वेंस है उसमें किसी भी किस्म का जो है वो चेंज आता है, एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज आता है या दो न्यूक्लियोटाइड का चेंज आता है, तो उससे हमारे पास सबसे पहले अमाइनो एसिड चेंज होता है और उसके बाद अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने के बाद पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली जो है नॉर्मल केस में नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की जो अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है वो सबसे पहले अगर हम उसको अमाइन ग्रुप्स की तरफ से देखें, जो जैसे हमारे पास डीएनए के अंदर 3' to 5' स्ट्रैंड होते हैं, इस तरह से पॉलीपेप्टाइड जो है वो NH2 से स्टार्ट होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे जो है वो ख़त्म होता है। तो अगर जहाँ से इसका स्टार्ट देखें तो सबसे पहले विलीन पाया जाता है, उसके बाद हिस्टीडीन होता है, उसके बाद ल्यूसीन होता है, फिर थ्रियोनिन होता है, फिर प्रोलीन होता है, फिर ग्लूटामिक एसिड होता है और फिर ग्लूटामिक एसिड होता है। यानी 6 जो पोजीशन है वहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड है जिसका जो कोडॉन सीक्वेंस होता है वो GAG होता है। अगर ये कोडॉन सीक्वेंस GAG से चेंज होके GTG हो जाए यानी एडेनिन की जगह थायमीन आ जाए तो ये ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है इनादर अमाइनो एसिड जो कि विलीन होता है। अब जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी हाइड्रोफिलिक नेचर होती है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन की जब कॉइलिंग होती है तो ग्लूटामिक एसिड जो है वो आउटसाइड रिजाइड करता है, वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। जबकि जब इसकी जगह विलीन आ जाता है तो विलीन एक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है जो कि अंदर की तरफ रिसाइड करता है। तो अब उसकी वजह से जब एक अमीनो एसिड ही चेंज हो गया तो उसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन की कॉइलिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है। कॉइलिंग डिस्टर्ब होने की वजह से जो स्ट्रक्चर होता है हेमोग्लोबिन का वो चेंज होता है और अल्टीमेटली आरबीसी का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है कि जो सिकल सेल एनीमिया के जो लोग होते हैं उसमें सिकल शेप आरबीसीज पाए जाते हैं जो कि प्रॉपरली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो एक जो है वो न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से एक पूरा अमाइनो एसिड चेंज होता है। अमाइनो एसिड चेंज होने की वजह से जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर वो चेंज होता है और उसकी वजह से अल्टीमेट उसके फंक्शन पे जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है और सिकल सेल एनीमिया जो है वो इसकी एक एग्जांपल है जिसमें ग्लूटामिक एसिड विलीन से रिप्लेस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट रोल डू इलेक्ट्रॉन्स प्ले इन डिहाइड्रेशन सिंथेसिस एंड हाइड्रोलिसिस। कि जो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है और जो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या रोल होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का प्रोसेस हो या हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होती है और ब्रेक डाउन भी होती है। इसको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोलिसिस देखते हैं। तो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस ये होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर में जो है वो एड अप होता है और उसको सिंपल मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी उस पॉलीमर को या उस मैक्रो मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है। तो इस प्रोसेस में हमारे पास क्या हुआ कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी ब्रेक डाउन हुई है। जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटती हैं तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी किस वजह से रिलीज़ होती है कि ये बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन द आयंस ऑफ वाटर, यानी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन एंड इन मोनोमर और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयंस के दरमियान में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेते हैं फ्रॉम द मोनोमर, यानी जो मोनोमर्स होते हैं मोनोमर से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस ले लेते हैं, बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होती हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है। दूसरा हमारे पास प्रोसेस है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्या होता है कि इसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल किसी भी पॉलीमर में से रिमूव होता है
और उसके नतीजे में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बिटवीन द मोनोमर्स और उसके नतीजे में पॉलीमर्स जो हैं वो बनते हैं। यानी इस प्रोसेस में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और जब भी बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। तो जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस हैं वाटर के, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देते हैं टू द मोनोमर्स।